नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। बात करेंगे कॉकरोच पर और उससे रिलेटेड और भी इश्यूज पर कि किस तरीके से अब स्थितियों में दूसरे फ्लेवर का परिवर्तन हो रहा है। लेकिन उससे पहले आइए जोड़ लेते हैं अपने साथ आज के हमारे अतिथि, जिनके लिए स्वागत वाली थाली तैयार रहती है, व्यालोक जी के लिए। व्यालोक जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं और आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम। कहते हैं भाई साहब, देखिए, क्रिया और प्रतिक्रिया ये दोनों आती है। एक ऐसा नेता जिसको तीसरी बार यह देश प्रधानमंत्री पद पर चुन के ला रहा है, इतने बड़े बड़े बहुमत दे रहा है, जिसको 240 पर रोकने की बात करते हैं वो 400 पार का आनंद दे रहा है। और साथ में यह भी फैक्ट है कि खुद कांग्रेस, देखे कल ही हम लोग बात कर रहे थे कि उसकी 200 से ऊपर सीटें पिछली बार कब आई थी, वो भी इंदिरा गांधी की लाश पर जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तब आई थी साहब। ये हकीकत है। लेकिन साहब, मोदी तेरी कब्र खुदेगी ये देश देख चुका। मोदी तू मर जा, मोदी मर जा, मोदी ये भी देख चुका। मोदी को गोली मार देंगे, मोदी को ये कर देंगे, ये मतलब काकरोच तक आ गए हैं। बदजुबानी की इंतहा हो चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, सब्र का बांध कहीं ना कहीं टूटता है। और मैं एक चीज जरूर कहता हूँ व्यालोक जी, वो नेता जो अपने एक बार की अपील से पूरे देश को 24 घंटे के लिए जनता कर्फ्यू के द्वारा घर में बंद कर सकता है, तो वो घरों से निकल के और सड़कों पर आने के लिए भी तैयार कर सकता है। लेकिन मैं शुरुआत दिखाता हूं। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। जिस तरह से नकारात्मकता फैलाई जा रही है, लेकिन अब आवाजें दूसरे फ्लेवर की भी आ रही हैं। जरा ये वीडियो सुनिए दर्शकों। व्यालोक जी, अब शुरुआत हो चुकी है प्रत्युत्तर देने की। लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आइए ना, हमारा बिहार में जैसे नहीं एक था गाना, वैसे ही आइए ना योगी के उत्तर प्रदेश में, और यहाँ आके सीजेपी से लेके तमाम प्रदर्शन कीजिए। राकेश टिकैत को लोग इनवाइट कर रहे हैं कि आइए ना किसानी आंदोलन। सवाल ये होता है कि अगर ये हो गया, तब ये मुट्ठी भर नकारात्मक लोग क्या करेंगे? जो करोड़ों मतदाता दौड़ा दौड़ा के ईवीएम पर लोकतांत्रिक हथियारों से इन्हें पीट रहे हैं 2014 से, अगर वो सामने आ गए तो फिर इनकी लाठियां, इनकी गालियां कहां जाएंगी? क्या ये यही चाहते हैं? और क्या अपेक्षा अब धीरे धीरे ये नहीं है? हालांकि हम प्रारब्ध के इस जिम्मेदार मंच से ऐसा कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन मोदी जी लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, ये तो जनभावना है ना। सर, हिंसा को इंसाइट करना कभी भी हमारा लक्ष्य नहीं रहेगा, लेकिन इन लोगों ने अति कर दी है। और ये केवल उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। जंतर मंतर पर 20 तारीख को मैं था, वहां भी ऐसा नहीं है। उस भीड़ में बाकायदा, जहां पर ये भारी संख्या में थे इनके हिसाब से, वहां यूट्यूबर्स हों या सामान्य लोग हों, वो बाकायदा इनके साथ वाद विवाद कर रहे थे। वो बाकायदा इनको बता रहे थे कि आप लोग कौन हो। कितनी सारी ऐसी रील्स हैं, वीडियोस हैं, जहां पर इनकी अज्ञानता, मूर्खता, बेहयाई, अहमन्यता, उद्दंडता और हिंसा की राह पकड़ने की जो इनकी कवायद है, वो सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। और अब तो मामला कहीं और चला गया है ना सर। थोड़ा सा मैं भी हारमोनियम लेकर निकलता हूं, इधर उधर से आता हूं। मामला अब अखिलेश भैया और जी में चला गया है। मामला अब केजरीवाल और राहुल जी के बीच फंस गया है। सब एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं और सब कह रहे हैं कि भाई, ये जो राहुल गांधी ने किया है, ये तो छात्रों के आंदोलन को कमजोर करने जैसा है। लेकिन इसी बीच में एक जिहादी है जो खुद को फिल्म अभिनेता बताता है। उसका नाम है नसीरुद्दीन शाह। उसका खानदान क्या है, कौन है, जमीर शाह कौन थे, सब मिल जाएगा गूगल पर। कल उसने जिस तरह से, और मुझे तो पूरा यकीन है, हालांकि इस मंच से मैं उस चीज का क्या नाम लूं,
लेकिन उसने कुछ तो जरूर ले रखा था, क्योंकि वो वीडियो अगर आप देखा होगा, आपने देखा ही होगा, दर्शकों ने देखा ही होगा, तो जिस तरह से वह देश के प्रधानमंत्री को जाहिल, गंवार और उसका खून खौल रहा है, उसका खून दिल्ली ब्लास्ट पर नहीं खौलता है, उसका खून सीजेपी के लोग जब एलजीबीटीक्यू के बहाने और तमाम नाटक करते हैं, उसका खून नहीं खौलता है। उसका खून तब नहीं खौलता है जब इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात होती है। उसका खून तब नहीं खौलता है जब सीजेपी के आंदोलन में, तथाकथित आंदोलन में, माफ कीजिएगा, उमर खालिद को रिहा करने की बात होती है। उसका खून तब नहीं खौलता है जब वो अरुंधति सुजैन से मिलता है, या अरुंधति सुजैन उसी मंच से कहती हैं कि कश्मीर भारत का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। उसका खून ऐसे कई मौकों पर नहीं खुलता है। उसका खून तब नहीं खौलता है जब 370 को पुनर्बहाल करने की बात होती है, और उसका असली चरित्र एक फिल्म के कैरेक्टर में लोगों ने दिखा दिया है, सरफरोश ने। मैंने ये बात इसलिए कही, उस पर भी हम आएंगे, जो हमारा मुद्दा है, मसला है, ये सारी बातें, क्योंकि आप देखिए दर्शकों, कौन कौन लोग जमा हैं इसमें। प्रकाश राज, जो भगवान राम को, प्रभु श्री राम को अनर्गल बातें बोलता है, नसीरुद्दीन शाह, अरुंधति सुजैन, और कितने नाम आप जोड़ते जाइए, सब के सब। उमर खालिद का बाप जो सिमी का सेक्रेटरी था। और इन लोगों की इतनी ख्याल है, इतनी हिमाकत है अवनीश सर, कि ये लोग अभी भी बोल रहे हैं कि हम तो लठ बजाने का न्योता ही दिया है। मुझे तो डर है कि कहीं लठबाजी होने न लगे। हालांकि फिर से मैं कह दूं कि इस मंच से हम लोग ऐसा कुछ नहीं इंसाइट करेंगे। ना हम लोग सामान्य जन के लठबाजी का कोई सवाल ही नहीं है, उसका हम समर्थन ही नहीं करेंगे। लेकिन चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, पुलिस का तो काम ही है लठ बजाना। और कल विक्रम सिंह साहब से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा सर इस मामले में एक बात चल रही है कि साहब पुलिस जो वहां पर लाठीचार्ज कर रही थी इन गुंडों के खिलाफ, इन मवालियों के खिलाफ, तो उन्होंने अपने बैचेस नहीं लगा रखे थे और अपनी नेम प्लेटें नहीं लगा रखी थी। बड़ी रोचक बात उन्होंने बताई पुलिसिंग की। उन्होंने कहा भाई देखो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए जब इस तरह का कहीं चार्ज ऑपरेशन हम लोग करते हैं, तो ये हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में है कि उस समय हम अपनी रैंक हटा देते हैं और अपनी नेम प्लेट हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये दंगाई लोग होते हैं, अपराधी होते हैं, आपराधिक मानसिकता के लोग होते हैं। तो आप कहीं हमारा नाम पता करके उसके बाद हमारे न रहने पे हमारे परिवार या बाकी परिवारजनों को तंग न कर सके। तो ये पुलिस का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। सरकार भी जैसे जैसे इनका मन बढ़ता जा रहा है, अब एक अजीब सा, मतलब एक तो ये सारे के सारे अविकसित दिखाई देते हैं मानसिक और शारीरिक रूप से, और अगर शरीर विकसित भी है तो पता नहीं कहाँ किस जेंडर की तरफ चला जा रहा है। इस तरह का तो नजारा है। बहरहाल, हे ईश्वर, इस देश का जैन जी कम से कम ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो नीट वाला जैन जी है। और 4 नीट क्वालिफाई किए छात्रों ने और छात्राओं ने जिस तरीके से वीडियो जारी करके कहा है कि बिल्कुल नहीं भाई, ये हमारे लोगों का हमारे मुद्दे नहीं उठा रहा है। ये अब कह रहे हैं कि नड्डा साहब यहाँ पर आओ, अब तो हम यहाँ बात करेंगे, हमारे पास 4 घंटे का समय नहीं है ना। हाथ पकड़ पकड़ के सुलह शौचालय जाने का समय है, और तुम सारे लोग कर कुछ नहीं रहे हो, इसलिए तुम्हारे पास तो समय ही समय है। लेकिन अब सरकार का भी रुख पूरी तरह कड़ा है। उसने दे दिया, समय दे दिया। हालांकि लोग उसकी, आपने भी कल कहा कि भाई इतना दिन क्यों बैठाए रखा, बहुत लोग कह रहे हैं, ये अलग इशू है। लेकिन अब सरकार कम से कम बिल्कुल रियायत के मूड में नहीं है, जिस तरीके से वहां आरएफ दिखाई दे रही है। और अब मैं आपको और दर्शकों दोनों को दिखा रहा हूं कि सरकार की तैयारी क्या है। वेस्ट बंगाल में जो भारी संख्या में सीआरपीएफ गई थी, वहां से 20 एडिशनल कंपनियों को वो एयरलिफ्ट करके दिल्ली बुला लिया है कि दिल्ली आ जाओ। 2000 जवान अब आएंगे वहां सीआरपीएफ के, पहले ही वहां पर लोग इकट्ठे हैं। और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई वो कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि इस समय तक 70 से ऊपर डिटेन किए जा चुके हैं, और जानबूझ के ये बहुत ज्यादा इसको प्रोपोगेट नहीं किया जा रहा है। अब लोग कहेंगे आपने क्यों बता दिया? अरे भाई, खोजिएगा तो पब्लिक डोमेन में आपको मिल जाएगा। 200 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। एक गाड़ी जलाने वाले उस दाढ़ी छाप को चिन्हित किया जा चुका है। पुलिस बिल्कुल
बख्शने के मूड में नहीं है और सरकार भी ये कह रही है कि हम तुमसे तो अब ब्लैकमेल नहीं होंगे। समर्थन जनता का मिल नहीं रहा है। ये वो चंद लोग हैं जो मोदी के मरने की कामना करते हैं, राष्ट्रवाद और सनातन को डेंगू मलेरिया समझते हैं। तो ये तो आपको क्या पटना, क्या लखनऊ, क्या तिरुवनंतपुरम, ये तो 150 मिल ही जाएंगे। लेकिन मोदी के सामने कोई आंदोलन टिक क्यों नहीं पा रहा लाख कोशिशों के बाद। और आपने एक बड़ी शानदार बात कही कि तिलचट्टों के सर पर सवार होके क्या अब राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ये तमाम लोग राजनीति करेंगे? इनके पास अपना कुछ नहीं है, खत्म, गया, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। सर एक बात बताइए, आंदोलन क्यों होते हैं? मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष जब एकदम लावे की तरह खौलने लगे तो आंदोलन होता है, सीधी सी बात है। क्यों असंतोष रहेगा भाई? मैं तो सीधे पूछता हूँ, लगाओ लेबल, लगाओ मेरे ऊपर, अंधभक्त और क्या क्या सब, गोदी मीडिया और ये वो। भाई उत्तर प्रदेश में लोग 9 एक्सप्रेसवे देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में लोग जेवर एयरपोर्ट देख रहे हैं, जहां जाने में 5 घंटे लगते थे 1 घंटे में लोग पहुंच रहे हैं। बिहार में जहां बिजली रहती नहीं थी वहां अब 24 घंटे आप, मतलब किसी भी चीज पर निश्चिंतता की हद तक आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। गैस की पूरी दुनिया में इतनी तबाही हुई, इतनी किल्लत हुई। आप देखिए मोदी जीवा को सचमुच वो जो कह रहे हैं ना सफेद दाढ़ी वाले कि कुछ काम ईश्वर ने मेरे लिए ही दिए हैं, तो सचमुच दिया है। कभी कभार सोचना पड़ता है। मुझे इस सरकार से है समस्याएं हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं देशद्रोहियों के साथ जाके खड़ा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तिलचट्टों के साथ खड़ा हो जाऊंगा, मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हो जाऊंगा, जो राहुल गांधी भी नहीं है। और अभी तो वो अपने परिवार से मिलके आया है और उसको छुपाने के लिए वो तुरंत पहुंच गया। 20 दिन तुम कहां गए थे भाई? और उसके बाद तुम चले आए करने। कोरोना से निपटना, वैश्विक युद्ध के माहौल में देश को स्थिर बनाए रखना, 5 से ऊपर आपकी इकोनॉमिक रेट है, आप क्या क्या रहे हैं? सड़कों से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर तक आप देखिए। हाँ, कोई भी सरकार दूध की धुली नहीं होती है, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ चीजें हुई हैं, जैसे मैं कहता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आ जाएंगे। दरअसल इनको क्या हुआ कि जो इनकी माता जी ने काले कारनामे किए हुए थे, अरे भाई यूपीए 2 के दौरान काले कारनामे, आप लोग कहां पहुंच जाते हैं? घोटालों में बात कर रहा हूं और की बात कर रहा हूं। तो जो काले कारनामे सोनिया मायनो ने, एंटोनियो मायनो ने इस देश की प्रधानमंत्री रहते हुए किया, उसके खिलाफ जो लोगों का गुस्सा था, उसने जब सरकार के ऊपर इतना बड़ा दबाव बनाया तो इनको लगा कि वही रिपीट हो जाएगा। कैसे रिपीट हो जाएगा यार? लोग तो देख रहे हैं कि उनको खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, देश में इतनी चीजें हो गई हैं, पूरी दुनिया उथल पुथल में है और देश चल रहा है। आप इंटरनेट के बाहर जाइए, आप ट्विटर के बाहर, इंस्टा के बाहर जाइए तो आपको लगेगा कि अरे देश में तो अमन चैन है, और आप ट्विटर पर जाइए तो आपको लगेगा कि देश फूक गया है। आप देखिए बड़े बड़े आंदोलन क्या हुए हैं। 1974 में यही छात्र आंदोलन था ना भाई, इसी गुजरात और बिहार से। क्यों हुआ था? क्योंकि तब तो ये बुलाने वाला भी नहीं था, तब तो एक कोई दीप के नेताजी बन के एकदम पैराशूट से नहीं आते थे। ये तो इन लोगों ने अच्छा काम। अच्छा एक पॉइंट और आता है सर, 2 मिनट और लूंगा। ये प्रशांत किशोर टाइप के, आपके शब्दों में टेंट वालों ने, और ये अभिजीत दीप के टाइप लोगों ने बड़ा बढ़िया कर दिया है कि भाई कुछ करोड़ रुपए कमा लो और उसके बाद तुम नेतागिरी करने लगो। क्या मतलब है इस बात का? आपको न जनता की समस्या पता है, आपको न देश का पता है, आपको न राज्य का पता है, और आप नेतागिरी करने पहुंच गए हैं। आप अपने ही मंच से अपना मखौल उड़ाते हैं, जो अभिजीत ने किया था कि मुझसे तो भूखा नहीं रह जाएगा तो मैं ये करूंगा। विजेता दहिया को निकाला बर्गर कांड में। आपको खुद अपने लक्ष्य में छोड़िए, अपने इस आंदोलन में ही तथाकथित यकीन नहीं है भाई। आप खुद वहां मौज कर रहे हैं। आपके पास एक यूट्यूबर जो
बड़े मजाकिया ढंग से लेता है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उससे इसका इंटरव्यू देखिए। वो लग रहा है कि पता नहीं ये किस दुनिया में है, क्या कर रहा है। राहुल विंची को एक जूता फेंक दिया, टी शर्ट मिट्टी लगा दी। भाई अब ये सब नहीं चलता है, 1 सेकंड में पोल जाती है, विद इन सेकेंड्स। जंतर मंतर से वो सारे वीडियोज आ गए जो ये लोग एक को बलि का बकरा बना रहे थे कि पुलिस ने बहुत मारा है, बहुत मारा है। भाई पुलिस के ऊपर स्प्रे किया है इन लोगों ने, पेपर स्प्रे, और आपको पुलिस छोड़ देगी? आप क्या बात कर रहे हैं? सीधी सी बात है, मोदी जी लठ बजाओ वाली जो मांग चल रही है वो तो खैर अपना जनता का गुस्सा है, और ये है दरअसल लोग इन लोगों से चट गए हैं। हर एक चौथे दिन ये कोई माहौल बना देते हैं, हर एक 5वें महीने एक मुहर्रम का माहौल बना देते हैं। ये हाजी अफजल तुम्हारे आंदोलन में है यार, उत्तर पूर्व दिल्ली का जो गुंडा है, कितने मुकदमे उस पर हैं और वो चला रहा है, तो पत्थर भेज रहे हो, फेंक रहे हो, 1 ट्रक पत्थर तुमने मंगवाए हैं। और उसके बाद कहने को तो खैर 26/11 भी आरएसएस ने करवा लिया था, तुम लोग तो इतने निर्लज्ज हो। आपको पता है नसीरुद्दीन शाह के उस बयान के नीचे एक कमेंट किसी ने किया कि दिल्ली वाले पर भी बोल देते चचा, दिल्ली लोग तो, और खासकर हमारी युवा पीढ़ी तो मजा लेती है बहुत, चचा दिल्ली वाले बम धमाके पर कुछ बोल देते। उसके नीचे लड़ी से मुसलमान आ गए कि ये तो आरएसएस ने किया है। अरे मतलब वो कौन सा फालता या फालतू यूनिवर्सिटी थी, वो आरएसएस ने खोल दिया है। तुम क्या बोलते हो? तुम्हारे दिमाग का वायरस कितना खराब हो चुका है, तुम्हारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम ही खत्म है जी। आपने ये एक चीज नहीं सुना, समाज में एक और चीज टहल रही है कि ये जितने खतने होते हैं वो सब भी आरएसएस कर देती है। आरएसएस बहुत हिंसक संगठन है। अद्भुत है इन लोगों का। मतलब आप भाई कुछ ऐसा बोलो जिसमें 26/11 में, चलो तुमने पूरी तैयारी की थी षड्यंत्र की, उसमें वो जो दिग्विजय सिंह है उस टाइप का षड्यंत्रकारी सब था जिसके पास इस तरह के षड्यंत्र की मशीनरी थी, अजीज बर्नी था। लेकिन ये तुम यार दिल्ली धमाके, आरएसएस, और तुम्हारे मंच पर कौन लोग हैं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहां से समर्थन जुटेगा? सर आपने जो सवाल पूछा, बस एंड कर रहा हूं, आपने पूछा कि आंदोलन क्यों नहीं हो पा रहे हैं मोदी राज में, क्यों होंगे? मुझे बता दीजिए क्यों होंगे, आप ही बता दीजिए, मुझे कायल कर दीजिए। मैं तो नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों होना चाहिए। आप मुझे बता दीजिए भाई, आप ही से पूछ रहा हूं क्यों होना चाहिए, बताइए। मुझे अगर समझ में आया होता तो मैं आपसे सवाल पूछता, मैं चुप रहता। ये तो यही बात है, तो यही बात है। अब इन लोगों को राजनीति करनी चाहिए। मैं मुफ्त की एक सलाह राहुल विंची को, नकटेड़ भैया को, सबको दे रहा हूं कि भाई जाओ, थोड़ा सा जनता से घुलो मिलो। ये क्या ट्विटरबाजी, और ये तुम इतने पतित हो गए हो कि तिलचट्टों के कंधों पर चढ़ रहे हो, और तुमको अपनी जमीन का पता ही नहीं है। और एक चलते चलते जानकारी दे दूं, ये अजय राय जो है गुंडा, इसने महिलाओं को लठ लेके खड़ा कर दिया है कि भाई हमारे यहाँ कोई आएगा प्रदर्शन करने तो हम इससे निपटेंगे, होगा। कल सदाकत आश्रम में कुछ भाजपा के लोग गए थे तो वहां हुई है। तो ये तो हिंसा करेंगे, ये हिंसक हैं, तो इनकी हिंसा जायज है, लेकिन पुलिस के लठ खराब है। जबकि आप किसी न कानून को मानेंगे, न किसी इसको मानेंगे। आप संसद में संसदीय नियम से चर्चा करवाएंगे ना भाई, कि आपने कह दिया। एक बार गृह मंत्री ने बहुत अच्छा जवाब दिया था इसको, राहुल विंची को, कि आप तय नहीं करेंगे कि मैं कब बोलूंगा। ये तो अपने आप को खुदा मियां समझता है, इस मुल्क का समझता है कि मैंने बोल दिया, मैं बोल के भाग जाऊंगा, तुम बोलते रहो। क्यों बोलो भाई? तुम हो कौन? तुम एक 12वीं फेल नाकारा आदमी हो जिसने गांधी का सरनेम चुराया है। तुम्हारी योग्यता यही है, तुम 12वीं फेल हो और गांधी का सरनेम तुमने चुराया है। तुम अगर गांधी सरनेम हटा
दो और उस परिवार से निकल जाओ तो तुम्हारी औकात 2 पैसे की नहीं, इसलिए संभल जाइए। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और जनता का मनोभाव वही है जो वीडियो मैंने दिखाया, एक बार और दिखाऊंगा उस वीडियो को। हकीकत यह है कि सरकार भी और पुलिस भी अब पूरी तैयारी में है ना, फिर देना जनता का सेंटिमेंट है ही। अगर आपको राजनीति करनी है तो 29 में चुनाव है, 27 में यूपी का चुनाव है, उसके बाद साथ ही जो है वो पंजाब का चुनाव है। जाइए, पर्चा भरिए, चुनाव लड़िए। आप चाहे काकरोच जनता पार्टी हो, आप चाहे कांग्रेस हो, आप चाहे आम आदमी पार्टी हो, लेकिन यहाँ तो आपस में ही एक दूसरे से छिनैती हो रही है, एक दूसरे की महफिल लूटने की जरूरत हो रही है। लेकिन सरकार जिस तरीके से कड़ाई पर उतारू है, उसको देखते हुए अब साफ है कि सरकार अब किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। सीआरपीएफ को बुलाया गया है, तो आप देखें एक तरफ सरकार की नीयत और दूसरी तरफ जनता का जो जन का एक भाव है, वो जो लठ बजाने वाला। तो आइए इसी वीडियो के साथ आज की चर्चा की शुरुआत की थी, इसी के साथ अंत करेंगे। जन भावना क्या है उसको हम सभी एक बार और सुनते हैं और तब इस चर्चा का समापन करेंगे। तो दर्शकों, हम किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस की लाठी बिल्कुल चलनी चाहिए, वो न्यायोचित है। जन भावना क्या है ये वीडियो बता रहा है, बाकी कम कहना ज्यादा समझना। तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। व्यालोक जी को धन्यवाद देने से पहले चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। और हाँ, नीचे वीडियो के कमेंट में अपनी भावना आप भर भर के देते हैं और बढ़ाइए, और हमें सलाह भी दीजिए, हमें बताइए भी कि किस तरह की चर्चाएं आप और सुनना चाहते हैं। तो आज की चर्चा यहीं तक। सुबह के इस पहले वीडियो में मुझे यानी अवनीश और व्यालोक जी, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।